फ्रेंड्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं AKTU फेज सेकंड के एग्जाम्स के रिगार्डिंग, जो कि मार्च में कंडक्ट कराए जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि आपने सारी चीजें तो पढ़ ली हैं, लेकिन आप परीक्षा हॉल में जब अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप किस तरीके से कॉपी को लिखें कि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़े। उन सब चीजों को आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। पॉइंट वाइज मैं आपको कोशिश करूंगा सारी चीजों को बताने की, ताकि आपको एग्जाम हॉल में जब आप अपनी कॉपी लिख रहे होंगे तो इन सब चीजों का बेनिफिट जरूर मिले। और मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं कि अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको 5 से 10 नंबर का डिफरेंस अपनी उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर देखने को जरूर मिलेगा। जितनी एक्सपेक्टेशन आप कर रहे होंगे उससे 5 से 10 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आपने मेरे द्वारा जो आज मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा उनके द्वारा उनकी तरीके से, मतलब उस तरीके से आपने अगर अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट किया होगा एग्जामिनर के सामने। ठीक है, अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें ताकि कोई भी आपका पॉइंट ना छूट जाए। उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंच सके। क्योंकि हमें आता सब है, लेकिन हमें लिखना किस तरीके से है ये भी एक कला होती है, ये भी एक तरीके का टैलेंट होता है कि आप किस तरीके से कॉपी को रिप्रेजेंट करें ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप पर्टिकुलर PDF नोट्स हमारे चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आप लेक्चर में पढ़ते हैं उसके PDF नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, वहां पर जाकर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं। अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं तो आपके लिए अनिवार्य है कि समय की कीमत को समझें। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं और आप अपनी कॉपी लिखना स्टार्ट करते हैं तो अगर आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो मोस्टली आपको अपने टाइम की कीमत को समझना होगा। यानी कि जो आपको 3 घंटे का समय मिला है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का, उसको किस तरीके से आपको मैनेज करके चलना है, उसी पर सारा खेल होने वाला है। आपके कितने मार्क्स आएंगे, किस तरीके से एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा, है ना। तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको क्वेश्चन आता है लेकिन आते आते भी आपके मार्क्स उतने एक्सपेक्टेड नहीं आ पाते हैं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो सारी चीजें कहां पर कमी रह जाती है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कैसे आपको कॉपी लिखनी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट अगर मैं ध्यान से आपसे देखूं, जैसा कि हर मॉडल पेपर को मैं देते हुए आपसे कहता हूं कि आपको प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले आप प्रश्न पत्र के लिए 5 से 10 मिनट जरूर दें, वो सबसे क्रूशियल टाइम होता है। अगर ये 5 से 10 मिनट आप पेपर को एनालाइज करने में दे देते हैं तो आगे की स्ट्रेटेजी यहीं से आपकी तैयार होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, योजना बनाएं। आपने पेपर को एनालाइज किया, 5 से 10 मिनट में जो पेपर आप एनालाइज किया है उसके बाद अपनी जो योजना है, किस तरीके से आपको लिखना है आगे, वो सारी योजना आपको बनानी पड़ेगी, तभी आप अपने आंसर्स लिखना स्टार्ट करें। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पेपर मिला और देखा मैंने पहला क्वेश्चन तो मैं लिखने बैठ गया। नहीं, पहले बेटा आप टाइम दें 5 से 10 मिनट, फिर योजना बनाएं किस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। उसके बाद आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, समय का प्रबंधन करें, यानी कि निर्धारित समय का पालन करते हुए, ताकि कोई भी प्रश्न आपका न छूट जाए। ये भी आपको महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहां पर आपका लिमिटेड समय है। उन 3 घंटे में ही आपको पूरे क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना है, तो आपका आता हुआ क्वेश्चन भी ना छूटे, उसके लिए समय का प्रबंधन करना बहुत बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। उत्तर को व्यवस्थित रूप से लिखना, यानी कि जो एग्जैक्टली पूछा गया है वही चीज आप लिखे तो एग्जामिनर के ऊपर इंपैक्ट अच्छा होता है। मतलब कोशिश करें कि उत्तर जो आप लिख रहे हैं उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, ताकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो आसानी से पॉइंट्स की फॉर्म में चीजों को समझ सके। तो उत्तर को कोशिश करें कि पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें, या फिर रिप्रेजेंट इस तरीके से करें कि इजीली एग्जामिनर को समझ में आ जाए। तो जैसे मैंने पहला पॉइंट आपको बताया, प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें, उसको एनालाइज करें। तो उसी के लिए मैं क्वेश्चन पेपर का एनालाइज किस तरीके से आपको करना है उसके लिए मैं एक रूपरेखा यहां पर बनाया हुआ हूं। जैसे आप देख रहे होंगे, एक सेक्शन ए होगा आपका, एक सेक्शन बी होगा और एक सेक्शन सी होगा। जब आप सेक्शन ए देखेंगे तो यहां पर 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 7 के 7 आपको अटेंड करने हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो यानी कि 14 मार्क्स का वेटेज यहां से रहेगा। वहीं पर सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक यूनिट से यहां पर 99% चांसेस रहते हैं कि हर एक यूनिट से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। कभी कभी क्या होता है, एक यूनिट से 2 क्वेश्चन यहां पर देता है और एक यूनिट को स्किप कर देता है, बट वो कभी कभी होता है ना। और इसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है, तो ये 21 मार्क्स का वेटेज आपको लेकर चलता है। वहीं पर सेक्शन सी की बात करें तो इसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन जो है वो हर एक यूनिट से यहां पर आपको देखने को मिलेगा और हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन की चॉइस रहती है। मतलब 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, लेकिन चॉइस रहेगी हर एक क्वेश्चन में आपके पास, और हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा। दैट मींस ये 35 मार्क्स का वेटेज आपका रखेगा।
तो 3 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब देखिए, जो आपने 5 से 10 मिनट अपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने में दिए हैं, वो अब यहां पर काम आएंगे। जब आपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है तो आपको यहां पर देखना है कि आपको सबसे पहले कौन से सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। देखिए, ऐसा ना हो कि आप पहले सेक्शन का पहला क्वेश्चन कर दिया, फिर दूसरे सेक्शन यानी कि सेक्शन बी का तीसरा क्वेश्चन कर दिया, फिर पहले सेक्शन पर आ गए आप, तीसरा क्वेश्चन कर दिया, फिर सेक्शन सी के 5वें क्वेश्चन को करने लगे। इस तरीके के पैटर्न को आपको फॉलो नहीं करना है, इस पैटर्न से बचना है, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उनको हर एक क्वेश्चन के मार्क्स फिल करने होते हैं, तो उससे वो डिस्टर्ब होते हैं। अगर एक ही सेक्शन आपने कंप्लीट किया है सीक्वेंस की फॉर्म में, तो वहां पर उनका जो कॉपी चेक करने का तरीका होगा वो फिर आसान हो जाएगा। अदरवाइज वो थोड़ा सा इरिटेट होने लगते हैं आपकी कॉपी को देखकर। तो सबसे पहले तो इस ही पॉइंट पर आपको फोकस करके चलना है कि पहले कौन सा सेक्शन आपको अच्छे से आता है। देखिए, उसमें ये कोई बाध्यता नहीं है, या मैं कुछ नहीं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको सेक्शन ए ही शुरू में करना है, नहीं। अगर आपको सेक्शन सी अच्छा आता है, सेक्शन सी के 3 से 4 क्वेश्चन आपको अच्छे आते हैं, तो पहले सेक्शन सी को करें, क्योंकि आपकी रिप्रेजेंटेशन कॉपी की शुरुआत में कैसी है वही आगे की कॉपी का निर्धारण करेगी कि किस तरीके के मार्क्स आपके उस सब्जेक्ट में आने वाले हैं। ठीक है, अगर सेक्शन बी आपको अच्छे से आता है तो सेक्शन बी करिए। कोशिश करें सेक्शन ए आप लास्ट में रखें। क्यों रखें, वो आगे जैसे ही वीडियो बढ़ेगी वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता चलूंगा कि सेक्शन ए को आप कोशिश करें कि 70 से 80% आप लास्ट में ही करें, अंत में ही करें। ठीक है, क्लियर हुआ। हमने पेपर को 5 से 10 मिनट दी, वहां से हमारा निष्कर्ष ये निकला कि हमें कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी को अटेम्प्ट करना है या सेक्शन सी को पहले अटेम्प्ट करना है, ताकि हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है शुरुआत की वो बेहतर हो सके और एग्जामिनर पर इस बात का अच्छा इंपैक्ट पड़े। इज दैट क्लियर। चलिए आगे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। डायग्राम और चित्रों का उपयोग करें। जिस क्वेश्चन के आंसर में अगर लगता है कि यहां पर डायग्राम हम बना सकते हैं, तो आप उस डायग्राम को नीट क्लीन अच्छे तरीके से बनाएं, क्योंकि डायग्राम की हेल्प से एग्जामिनर अच्छे से एनालाइज कर लेता है आपकी आंसर शीट को और फिर उस पर एक अच्छा इंपैक्ट आपकी कॉपी का पड़ता है। इज दैट क्लियर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे अगर मैं बात करता हूं, यहां पर मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करें। मतलब जिस क्वेश्चन का आप आंसर लिख रही हैं, अगर उसमें कोई पॉइंट ऐसा आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उसको या तो कलर चेंज करके लिख दें दूसरे पेन से, या फिर आप उसको अंडरलाइन कर दें। जैसे सपोज मैं इस पूरे जो यहां पर लिखा हुआ है पैराग्राफ, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि हेडिंग और सब हेडिंग बनाकर उत्तर को आकर्षक बनाएं, तो ये एक मुख्य पॉइंट हो गया है, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। या फिर इसको मैं कलर चेंज करके लिख सकता हूं, ताकि एग्जामिनर की जो निगाहें हैं वो डायरेक्टली इस पर फोकस हो जाएं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यानी कि अगर किसी आंसर में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई लगता है, तो आप उसको अलग तरीके से लिखें, यानी कि अलग कलर के पेन से लिखें, या फिर उसको अंडरलाइन कर दें। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट बात करता हूं, फॉर्मूले और गणना को स्पष्ट रूप से लिखें। मतलब जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं उसको आप पहले जरूर मेंशन करें। अगर कोई न्यूमेरिकल वाला पार्ट है तो आपने जो फॉर्मूला यूज करना है सबसे पहले आप उसको लिखें कि वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है। फिर उसमें आप सारी वैल्यूज अच्छे से पुट करें। फिर कैलकुलेटर क्योंकि अलाउ है आपके एग्जाम में, तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेशन करें और जो आंसर आता है उसको, जैसे सपोज यहां पर हमने टेम्परेचर किसी आंसर में निकाला है, तो टेम्परेचर सपोज यहां पर आ गया 372 केल्विन, तो आप इस तरीके से लिखें और इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दें, ताकि एग्जामिनर को आइडेंटिफाई हो सके और उसके आगे आप इस तरीके से आंसर लिख दें कि यहां तक इसने सॉल्व किया है और इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसका आंसर फाइनल ये है। तो इस तरीके से भी आपको चीजों को हाईलाइट करके बॉक्स के अंदर बंद करके लिखना है, ताकि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़े आपकी कॉपी का। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो भाषा और लिखावट साफ सुथरी हो। ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आपने किस तरीके से लिखा है आंसर को, क्या वो समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपने लिख दिया लेकिन वो एग्जामिनर समझ ही नहीं पा रहा है आपने एक्चुअल में लिखा क्या है ना। तो इसलिए जो लिखे आप वो साफ सुथरी राइटिंग में लिखिए। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। यदि उत्तर ज्ञात न हो तो स्मार्ट तरीका अपनाएं। देखिए पहले तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करनी है, उसके बाद उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है जो आपको नहीं आते हैं, लेकिन वो स्मार्ट तरीके से अटेम्प्ट करनी है। कैसे करने हैं, देखिए आपको कोई क्वेश्चन आया लेकिन उसका आंसर आपको नहीं पता है, लेकिन आपने पूरे सेमेस्टर में उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, या उस यूनिट से रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो आप उस जो आपने पढ़ा हुआ है या जो आपने याद किया था उसको रिलेट करके जो क्वेश्चन में पूछा गया है उससे आप लिखते हैं। यहां पर ध्यान ये रखना है कि जब आप ना आते हुए उत्तर को लिखते हैं, आंसर को लिखते हैं, तो आपको लिखावट यानी कि जो राइटिंग है वो वैसी ही रखनी है जैसी आते हुए क्वेश्चन में थी, वरना डायरेक्टली एग्जामिनर समझ जाता है कि ये क्वेश्चन इसको नहीं आता है, क्योंकि इसने जो पहले आंसर रिप्रेजेंट किए हैं वो अलग तरीके से की है और इसमें इसने घास फूस सी खोद दी है ना। तो इस तरीके से आंसर की जो लिखावट है वो डिफर नहीं होनी चाहिए, आते हुए क्वेश्चन की तरह ही आपको उस ना आते हुए क्वेश्चन को भी लिखना है। इज दैट क्लियर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम के लिए, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है।
ठीक है, अतिरिक्त प्रयास करें, कोशिश करें कि आप और अच्छे एफर्ट से अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट कर सके, यानी कि अपने उत्तर को और प्रभावशाली बना सके, ताकि एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़े। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और उसके आंसर में आप केस स्टडी की फॉर्म में उसका लिख सकते हैं, एग्जाम्पल की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना, उसकी एप्लीकेशन से जोड़कर आंसर लिख सकते हैं, तो इस चीज का अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। या फिर कोई प्रश्न ऐसा है जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी पर भी काम करता है, या फिर उसमें नई टेक्नोलॉजी प्रेजेंट में आई है, तो आप उसको भी हाईलाइट करके जरूर लिखिए, उससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा जब वो कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एक्स्ट्रा एफर्ट भी आपको करनी है ताकि आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सके। उत्तर पुस्तिका को साफ सुथरा रखें, ऐसा ना हो कि उसमें कटिंग बहुत ज्यादा आप लोगों ने कर रखी है ना। आपको ओवर राइटिंग और कटिंग से बचना है। देखिए, कोई चीज अगर गलत हो जाती है तो आप उसको इस तरीके से कट ना करें। अगर आप इस तरीके से कट करेंगे तो एग्जामिनर का सीधा फोकस इसी पॉइंट पर हो जाएगा, आपने किस तरीके से कट किया है। अगर सपोज ये आपने वर्ड गलत लिख दिया है तो आप इसको सीधा एक लाइन से ऐसे कट कर दें, वो अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से कट करेंगे, ऐसे या फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से कट कर देंगे, तो उसका एग्जामिनर का सीधा फोकस उसी चीज पर जाने वाला है। तो इस चीज से भी आपको बचना है, यानी कि किस तरीके से अगर कोई चीज गलत हो जाती है, पहले तो कोशिश करें कि गलत ना हो, अगर हो भी जाती है तो आप उसको आसानी से एक सीधी लाइन में कट कर दें, बस सिंपल। ठीक है, क्लियर हुआ? इससे आपकी कॉपी गंदी नहीं लगेगी। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मैं बात कर लेता हूं। आई होप ये सारे पॉइंट्स अभी तक आपको सारे क्लियर हो गए होंगे और इन पॉइंट्स को आप फॉलो जरूर करेंगे। डेफिनेटली आपको 5 से 10 नंबर का डिफरेंस जरूर देखने को मिल जाएगा जब आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं। बच्चे सोचते हैं कि एग्जामिनर कोई भी पेज छोड़ के या फिर इस तरीके से कॉपी चेक करता है। नहीं बेटा, एग्जामिनर हर एक पेपर को आपकी आंसर शीट के चेक करता है। अगर पहली बार उसने कॉपी चेक कर ली है तो वो रीचेक में भी सारे पेपर्स को दोबारा से चेक करते हैं, है ना। फिर आगे बात करें कि आपको ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ना है। बच्चे क्या करते हैं, कॉपी मिली और कॉपी की एक तरफ इधर लाइन खींच ली और एक तरफ इधर लाइन खींच ली, इतना स्पेस इधर छोड़ दिया और इतना स्पेस इधर छोड़ दिया, बस एक छोटी सी गली में अपना रिप्रेजेंट करना आंसर स्टार्ट कर दिया। एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है बेटा, है ना, उसको भी दिख रहा है पेपर भरने से नंबर नहीं आते हैं, एग्जैक्ट लिखने से नंबर आते हैं। ये मैं शुरुआत से ही आपसे कहता हुआ आता, है ना। तो यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ज्यादा स्पेस साइड में नहीं छोड़कर चलना है, अदरवाइज एग्जामिनर पर गलत इंपैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, अब आप सपोज खुद ही आप अंदाजा लगाइए, अगर आप गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं और आपको सामने रास्ता बहुत छोटा प्रोवाइड करा दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, आप चाहते हैं कि आपको एक बेहतरीन रोड मिले जहां पर आप आसानी से ड्राइव कर सकें। तो वैसे ही यहां पर है, आपको जो स्पेस दिया गया है, हाँ आप ये कर सकते हैं कि लिमिट करने के लिए आप थोड़ा सा स्पेस यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हमें यहां तक लाइन को लेकर जाना है अपनी, बस इस तरीके से ज्यादा स्पेस ना छोड़ें, है ना। आगे बात करते हैं, मेक ए स्मॉल मार्जिन लाइन इन योर आंसर शीट बोथ साइड। एक साइड आपकी लाइन खींची हुई होती है आई थिंक, और दूसरी साइड आपको एक छोटी सी लाइन खींच लेनी है, यानी कि ज्यादा स्पेस वहां पर कवर नहीं करना है। ठीक है, आगे बात करें, मेक श्योर यू हैव अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। क्योंकि वहां पर अगर आपको अगर एग्जामिनर को लग रहा है कि आपके पासिंग मार्क्स नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर आपने बेटा लिखा होगा तभी तो आपको मार्क्स एग्जामिनर दे सकता है। अगर आपने लिखा ही नहीं होगा तो एग्जामिनर कहां से आपको मार्क्स देगा। तो इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। फर्स्ट उस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आता है, उससे कॉन्फिडेंस आपके अंदर बन जाएगा। जब आप एग्जाम हॉल में सपोज आपको सेक्शन बी अच्छे से आता है और सेक्शन बी भी उतने ही मार्क्स का है जितने आपको पास होने के लिए चाहिए, तो आपने उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे 21 मार्क्स चाहिए थे, उनके लिए मैंने काम कर लिया है। अब जो आगे आप काम करेंगे वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा कि क्योंकि मैं ये एक्स्ट्रा में कर रहा हूं, यहां से मेरे नंबर इंक्रीज होंगे, मेरी परसेंटेज इंक्रीज होगी इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रख के चीजों को करना है। अब जो बच्चे कहते हैं कि कितने पेपर भरने चाहिए, उनके लिए ये मैंने बेसिकली हाईलाइट किया है कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको एटलीस्ट 3 से 4 पेजेस लिखने हैं। लेकिन ये वहीं पर लागू होता है जो आपका क्वेश्चन थ्योरेटिकल फॉर्म में है या जो सब्जेक्ट आपका थ्योरेटिकल फॉर्म में है, फिर ये चीजें आ जाती हैं कि आपको इतना तो एटलीस्ट लिखना ही लिखना है। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल है, कोई डेरिवेशन है, वो अगर एक पेपर में या 2 पेपर पे हो रहा है, तो उसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसके लिए 3-4 पेपर लिखें, है ना। ये केवल और केवल थ्योरेटिकल वाला जो थ्योरी वाला जो क्वेश्चन होगा या थ्योरी वाला जो सब्जेक्ट होगा, उसके लिए ही आप इस चीज को समझकर चले कि 7 मार्क्स के लिए 3 से 4 पेजेस आपको लिखने हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बात कर लेते हैं, हाईलाइट सम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अगर किसी आंसर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, तो उनको आप बेसिकली हाईलाइट जरूर करें, ताकि एग्जामिनर का जो ध्यान है उधर केंद्रित हो सके, फोकस हो सके। इज दैट क्लियर? चलिए, और लास्ट में ड्रॉ करनी है डबल लाइन आफ्टर द एवरी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है उसके हर एक क्वेश्चन के एंड में आपको 2 लाइन जरूर ड्रॉ करनी। अब इसको मैं एग्जांपल की फॉर्म में आपको बता देता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन
मिला है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन इन्वर्जन, एक्सप्लेन इट। तो पहले तो आप पॉपुलेशन इन्वर्जन का आंसर लिख देंगे। देखिए आंसर की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी और फिर आंसर आप लिखकर ये आप स्केच की हेल्प से लिखेंगे तो और बेहतर रहेगा। देखिए आप कॉपी को जितना सुंदर लिखेंगे उतने मार्क्स आपके बढ़ने के चांसेस रहेंगे। यानी कि जितने मार्क्स का आप करके आए हैं डेफिनेटली आप 5 से 10 नंबर का अंतर देखेंगे अपनी कॉपी के जब आपका रिजल्ट आएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको स्केच की फॉर्म में यानी कि बड़ा सा हाईलाइट करके यहां पर सेंटर ऑफ द जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं वहां पर इसको लिख देना है कि पहले क्वेश्चन का डी है उसका आंसर हम यहां पर लिख रहे हैं। फिर स्केच से ही आप उसका हेडिंग लिखेंगे जैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन है, फिर आप यहां पर आंसर लिखना शुरुआत कर देंगे। ठीक है, अब आपने आंसर लिख दिया यहां पर। अब इसमें डायग्राम की भी नीड है तो आपको डायग्राम भी यहां पर बनाकर दिखाना है कुछ इस तरीके से जिस तरीके से मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। ये पहला डायग्राम हो गया कि पहली स्टेज होती है। फिर जब पॉपुलेशन इन्वर्जन दिखाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं उनको इसका आंसर का रिप्रेजेंटेशन पता होगा, तो इस तरीके से आप डायग्राम की हेल्प से बता देंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये आंसर आपका मतलब इसके क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट। तो अब आपको 2 लाइन इसके नीचे जो एंड आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ है उसके नीचे 2 लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। उससे होगा ये कि एग्जामिनर को पता चल गया कि इसका जो आंसर है वो यहां तक है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे सेम स्ट्रेटेजी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अपनानी है। वहां पर आप लिखेंगे मिडिल में ब्लैक स्केच से, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का एफ और उसका आंसर आप यहां पर लिख रहे हैं। फिर स्केच से ही मेटास्टेबल स्टेट आप हेडिंग डालेंगे और फिर अपना आंसर लिखेंगे। इसमें भी आपको डायग्राम की नीड है तो आप डायग्राम की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि डायग्राम बनाकर रिप्रेजेंटेशन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है जब आपकी कॉपी चेक होती है। ये बिल्कुल 100% सही बात है। आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में डायग्राम की नीड है तो उस डायग्राम को आप नीट क्लीन तरीके से रिप्रेजेंट करके आए। इज दैट क्लियर? चलिए, तो फिर जब इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो यहां पर 2 लाइंस आपको ड्रॉ कर देनी है एट द एंड ऑफ द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने आंसर्स रिप्रेजेंट करके दिखाने हैं। क्लियर? चलिए, अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें एग्जाम हॉल में उसके भी कुछ पॉइंट्स आप समझ लें। हर एक सेक्शन के लिए आप समय का निर्धारण कर लें। जो शुरुआत में आपने 5 से 10 मिनट दिए थे ना स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, पेपर को सॉल्व करने की, उसमें आपको कौन से सेक्शन को कितने समय देना है वो आप निर्धारण करें। सेक्शन ए के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप उसको 30 मिनट या 40 मिनट से ज्यादा ना दें और सेक्शन ए को आप हमेशा लास्ट में करें। अब मैं लास्ट में क्यों बता रहा हूं उसके लिए भी आप चीजों को समझिए। देखिए, लास्ट में करने का मेरा मोटिव ये है कि जब बच्चा एग्जाम हॉल में जाता है तो उसको उस सब्जेक्ट के बारे में उसने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, यानी कि बहुत सारा ज्ञान उसके माइंड में है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। तो जब वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखेगा तो उनके आंसर लिखते समय वो सोचेगा कि मैं पूरा जो भी मेरा ज्ञान है वो इनके आंसर में मैं अभी ही लिख दूं, है ना। तो वो क्या करेगा, 2 मार्क्स में जितना लिखना था उससे बहुत ज्यादा लिखने का प्रयास वहां पर करने लगेगा। वहां पर टाइम वेस्ट हो जाएगा और जो टाइम मैनेजमेंट है वो उसका क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। समझ गए? तो सेक्शन ए को कोशिश करें कि आप लास्ट में ही करें। अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट के साथ 30 से 40 मिनट में उस सेक्शन ए को खत्म करें। क्लियर हुआ? आगे का जो समय है वो सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए आपको रखना है। इज दैट क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे समय का निर्धारण क्यों महत्वपूर्ण है। ऐसा ना हो कि आपको आता हुआ क्वेश्चन छूट जाए। क्लियर? और ऐसा भी ना हो कि कोई क्वेश्चन आप छुड़ाएं, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको उसको भी लिखकर आना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। ठीक है, वहीं पर समय सारणी तैयार करें। मतलब वही चीज है कि कौन से सेक्शन को कितना समय देना है, वो सारी चीजें आपको यहीं पर एनालाइज कर देनी है। ये 5 से 10 मिनट जो है ये बहुत ही क्रूशियल समय होता है किसी भी पेपर को अच्छे से रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, वहीं पर प्राथमिकता के आधार पर काम करें। कौन सा सेक्शन आपको अच्छे से आता है पहले उसी सेक्शन को आप खत्म करें। सेक्शन सी अच्छे से आता है तो सेक्शन सी को उठाएं और उसको करना स्टार्ट कर दें। सेक्शन बी अच्छे से आता है तो सेक्शन बी को अच्छे से करें। ठीक है, कोशिश करें सेक्शन ए को लास्ट में ही किया जाए। क्लियर हुआ? चलिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देखिए, परीक्षा के समय पर आपका क्या होता है, जो परीक्षाएं आपकी हो रही हैं ये जनवरी में, ये टाइम होता है आपका मौसम चेंज होने का। ठीक है, तो जो मौसम चेंज होता है उसमें आपका स्वास्थ्य जो है वो खराब हो सकता है, तो उस चीज का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। आपको स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है ताकि आपके एग्जाम समय में आपका जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वो खराब ना हो, है ना। फिर आगे समय प्रबंधन के लिए उपकरण का प्रयोग करें। आप जो नॉर्मल वॉच होती है या फिर जैसे परीक्षा हॉल में आप जाते हैं तो वहां पर ऑलरेडी जो वॉल क्लॉक है वो लगी होती है ना। तो उस चीज पर फोकस करते हुए आप अपने आंसर्स को लिखना शुरू करें।
शांति बनाए रखें, मतलब आपको ज्यादा बर्डन अपने माइंड पर नहीं रखना है, बिल्कुल शांत मन के साथ अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। समय बचाएं, जिस क्वेश्चन में आप ज्यादा से ज्यादा समय बचा सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ टाइम कैसे करना है, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें। ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेंगे जब एग्जाम हॉल में आप अपने आंसर्स लिख रहे होंगे। इन्हीं पॉइंट्स को आप माइंड में रखते हुए जब आप कॉपी लिखेंगे तो आप जरूर डिफरेंस देखेंगे अपने कॉपी के रिप्रेजेंटेशन में ड्यूरिंग द एग्जाम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाला बटन भी आप प्रेस कर दें, और साथ ही साथ अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग इंजीनियर्स गेटवे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।